In our previous lecture, we have studied introduction of medicinal chemistry and one of the physico-chemical property, that was ionization. In this lecture, we will study partition coefficient. Partition means किसी चीज़ को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करना. पार्टीशन मीन्स अलग अलग. अब वो अलग अलग क्या होगा, मीन्स या तो ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी या फिर ड्रग लिपोफिलिक होगी. मीन्स या तो ड्रग वाटर में डिजोल्व होगी या फिर ड्रग लिपिड्स में डिजोल्व होगी. एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय log P और log K. इसको करने के लिए या किसी ड्रग के पार्टीशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज अ सेपरेटिंग फनल. इसके अंदर हमने 50 ml ऑक्टेनॉल डाला एंड 50 ml हमने इसके अंदर वाटर डाला. मतलब कि इक्वल क्वांटिटी दोनों का होना चाहिए. ये कौन सा सॉल्यूशन है, लिपोफिलिक, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक. अब इसके अंदर 1 ग्राम हमने ड्रग डाला और उसको बहुत अच्छे से शेक किया. किसको, सेपरेटिंग फनल को. जब हम उसको अच्छे से शेक करते हैं देन वी विल फाइंड आउट कि कितना पोर्शन ऑक्टेनॉल में ड्रग का डिजोल्व हुआ है और कितना पोर्शन ड्रग का वाटर में डिजोल्व हुआ है. फिर हम उसकी एक वैल्यू निकालते हैं, log P इज इक्वल टू एक्स ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर. मीन्स कितनी ड्रग ऑक्टेनॉल में डिजोल्व हुई है और कितनी ड्रग वाटर में डिजोल्व हुई है. देन log K इज इक्वल टू K ऑक्टेनॉल एंड K वाटर. फॉर एग्जाम्पल हमने 1 ग्राम ड्रग लिया. अब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वो आए 0.90 ग्राम डिजोल्व इन ऑक्टेनॉल एंड 0.10 ग्राम डिजोल्व इन वाटर. तो ये वैल्यू आई 0.9. तो बाय नोइंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड आउट दैट ड्रग इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक. इज द फॉर्मूला, इफ द log P वैल्यू कम्स 1 or more than 1 the drug will be lipophilic. अगर इसकी वैल्यू, इस कैलकुलेशन की वैल्यू हमारी 1 आती है या 1 से ज़्यादा आती है तो हमारी ड्रग क्या है, लिपोफिलिक नेचर की है. इफ द log P वैल्यू कम्स लेस देन 1, अगर ये हमारी वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिथेनॉल. मिथेनॉल की जो log P वैल्यू हमने देखी तो दैट वाज 0.03, इथेनॉल वाज 0.04, एस्प्रिन वाज 1:1.19 एंड लिडोकेन वाज 2.26. तो अब इनकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये 1 से कम है. बेस इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर हाइड्रोफिलिक. एंड इनकी वैल्यू अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है. मीन्स एस्प्रिन एंड लिडोकेन आर लिपोफिलिक इन नेचर. तो बाय नोइंग द log P वैल्यू और partition coefficient you can find out the drug nature, that is it will be lipophilic or it will be hydrophilic. Now is the factor affecting partition coefficient. कौन कौन से फैक्टर पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं, pH, को-सॉल्वेंट, सर्फेक्टेंट एंड कॉम्प्लेक्सेशन. pH के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की अलग अलग pH होती है. अलग, जैसे इंटेस्टाइन की अल्कलाइन होता है और हमारा जो स्टमक होता है उसकी pH हमारी एसिडिक होती है. तो उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग कैसी होगी. को-सॉल्वेंट मीन्स एक कॉमन सॉल्वेंट जिसके अंदर ड्रग अगर लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक है तो उसको एक को-सॉल्वेंट में डाल के इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है. सर्फेक्टेंट जो उनके दोनों के बीच की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, पार्टीशन कोएफिशिएंट अपने आप चेंज हो जाएगा. देन कॉम्प्लेक्सेशन, हो सकता है कि जो ड्रग है वो कॉम्प्लेक्स बना ले और इस तरीके से ये हमारे पार्टीशन कोएफिशिएंट को चेंज कर देती है. तो दिस वाज पार्टीशन कोएफिशिएंट. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, +2 में भी हम पढ़ते आए हैं. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट. अब जो ये सोल्यूट है ये चारों तरफ से सॉल्वेंट से घिर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि इसके जो ड्रग जो होती है वो
इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट है सॉरी उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है और वो बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, पहले हम इसको कह सकते हैं एक्वा सॉल्युबिलिटी, नॉन एक्वा सॉल्युबिलिटी। एक्वा सॉल्युबिलिटी मीन्स अगर ड्रग वाटर में डिजोल्व है तो वो एक्वा सॉल्युबल है, अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व है तो ड्रग क्या है, नॉन एक्वस, हैविंग नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से हैं, ड्रग। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक का मतलब कि उसकी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 100 ml सॉल्वेंट ले लिया और 20 ग्राम हमने उसके अंदर ड्रग डाल दी। ठीक है, अब वो जो ड्रग है इसके अंदर पूरा डिजोल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग की जगह अगर आप एक लाइव एग्जाम्पल लें हमारा चीनी का, अगर हम चीनी को पानी में डिजोल्व करते हैं तो चीनी पानी में डिजोल्व हो जाती है। वो तब तक डिजोल्व होगी जब तक कि उसके अंदर सैचुरेशन नहीं आ जाएगी, या तो वो डिजोल्व होती रहेगी। अब जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी तो उसके बाद उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और वो और चीनी इसमें नहीं घुलेगी। जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया मतलब कि हमारे दिमाग में अब और नहीं जाएगा, चाहे तुम कितना ही पढ़ा लो। ठीक है, तो उस तरीके से इसके अंदर भी और चीनी के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं जाएंगे और ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 10 ग्राम, यहाँ पर 20 ग्राम डाला था, इसके अंदर हम 30 ग्राम डालेंगे। 30 ग्राम को जब हम 100 ml में डालेंगे तो क्या होगा कि 20 ग्राम, क्योंकि उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वैल्यू क्या थी, वो 20 ग्राम तक ही डिजोल्व कर सकता था। तो जो 20 ग्राम है वो तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और नीचे क्या बैठ जाएगा, जो 10 ग्राम हमारा एक्स्ट्रा हमने डाला था अनडिजोल्व फॉर्म में, वो इसके नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं या रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो जब हम उस चीनी को घोल देते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि ऊपर तो हमारा शरबत बन जाता है और नीचे उसके अंदर चीनी बैठी रह जाती है। तो वो जो चीनी बैठी रह जाती है वो कौन सी होती है, अनडिजोल्व, क्योंकि सैचुरेटेड के बाद जो बच गया है अब नहीं घुल सकता था, वो नीचे बैठ गया। तो जो इसके ऊपर यानी कि जो नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हैं और इसके सैचुरेटेड के बीच में एक लेयर बन जाती है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, कि इससे ज़्यादा इसके अंदर घुल नहीं सकता था। दैट इज इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट is dissolved into a saturated solution, then after there is a equilibrium between saturated solution is called equilibrium solubility। यानी कि saturated solution होने के बाद अगर हम उसके अंदर और डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, उसके बीच की लेयर को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी। अब जो ड्रग होती है वो दो टाइप की हो सकती है, 4 टाइप्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रग है या स्ट्रॉन्ग बेस ड्रग है तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर वीक एसिड और वीक बेस ड्रग है दैट विल नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वीक एसिड ड्रग है तो उसके लिए हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वीक बेस है उसके लिए हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ऐसा क्यों करेंगे, वीक एसिड जो होता है ये क्या रिलीज करेगा, एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयंस। तो जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, OH जो इससे रिलीज किया है वो बेस उसको ले लेगा। यहाँ पे क्या होगा, वीक बेस क्या करेगा, OH आयन को रिलीज करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, OH आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे उन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, एक लेवल बना दिया, इनने आपस में एक लेवल बना दिया, एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज काइनेटिक सॉल्युबिलिटी। व्हेन द वीक एसिड acidic or weak basic drug are dissolved in non-aqueous solvent due to leveling effect, the solubility increases is called kinetic solubility। जैसे हमने अभी कहा था कि वीक एसिड के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करेंगे और वो आपस में एक दूसरे को लेवल कर लेंगे, लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे
और उससे क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप की सॉल्युबिलिटी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक सॉल्युबिलिटी। अब हम जो सॉल्युबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म है। तो वो थोड़ा क्या चीज़ है, मतलब कि कितना अमाउंट जो है वो होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर इसको एक्सप्रेशंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रैंजली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्प्रैंजली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अब इसके अंदर वैल्यू है दीज, यहाँ वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, दीज आर द ड्रग्स, ये ड्रग के पार्ट्स हैं, दिस इज द पार्ट्स ऑफ ड्रग एंड दिस इज द सॉल्वेंट पार्ट। अब हम कहते हैं वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल मीन्स अगर हमने एक पार्ट ड्रग का लिया है और एक ही पार्ट हमने सॉल्वेंट का लिया है, उससे हमारा सोल्यूशन जो बनता है दैट इज वेरी सॉल्युबल। यानी कि इतना अमाउंट इसने में डिजोल्व, तो बहुत अच्छा मतलब हमारा सोल्यूशन बन गया है, यह ड्रग हमारी बहुत अच्छी सॉल्युबल है। फ्रीली सॉल्युबल यानी कि 1 पार्ट ऑफ द ड्रग एंड 10 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट, उसको हम कहेंगे फ्रीली सॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स अगर 10 पार्ट ड्रग का है और 30 पार्ट सॉल्वेंट का है तो हम उसको कहेंगे जी ये सॉल्युबल है। स्प्रैंजली सॉल्युबल यानी कि 30 पार्ट ड्रग का अगर हम लेते हैं तो उसके लिए 100 पार्ट हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। तो यानी कि दीज आर द वैल्यूज, इन वैल्यू कितना पोर्शन या कितना पार्ट हम ड्रग का या सोलूट का लें और वो कितने में डिजॉल्व होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सॉल्युबिलिटी, और उसको इन वैल्यूज से एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपको ये चार्ट याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स या MCQs और जो आगे आपके होते हैं एग्जाम्स, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो सोलूट है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होते क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इनहांस हो जाएगी। सेकंड इज प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जैसे एक ड्रग है, इसको हमने एक बीकर में लिया, तो हम जब इसके ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे यहाँ पे बीच में आके ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल से घिर जाएगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। अगर ड्रग एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल हो तो हम उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इट कैन बी अमॉर्फस एंड इट कैन बी क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस के अंदर अगर अमॉर्फस ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी होती है और इसके लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए होती है। अब जो ड्रग क्रिस्टलाइन है उसकी सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि उसको उसका लैटिस ब्रेक, क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, लैटिस होता है, जो आपने पढ़ा होगा +2 के अंदर भी और ऑर्गेनिक में भी हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल लैटिस होता है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्रिस्टलाइन की कम होती है एज कंपेयर टू अमॉर्फस। दैन इज पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स जो ड्रग होती है वो पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है, और इसके लिए एक हमारा बेसिक फंडा है दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक। मीन्स अगर ड्रग पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, और ड्रग नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका एक मूल मंत्र है कि जिसके अंदर FON यानी कि फोन ये आएगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके अंदर ये नहीं आएगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके अंदर और ये क्या है, तीनों हाईली नेगेटिव एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे CH3। CH3 के अंदर F नहीं है, O नहीं है, N नहीं है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। OH है, O है इसके अंदर, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O है, इसके अंदर O है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। COCH है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
NH2 है, इसके अंदर नाइट्रोजन है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। CH3 CHCl3 है, इसके अंदर F नहीं है, O नहीं है, N भी नहीं है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दिस इज ऑफ टू टाइप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर बिटवीन डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन मीन्स दो कॉलेज के बीच में कॉम्पिटिशन। इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन मीन्स दो सेम कॉलेज के अंदर ही आपस में अलग अलग क्लासेस का कॉम्पिटिशन। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सपोज ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारा सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो है अपने आप को दोबारा से स्टेबल करना चाहेगा कि जी मेरी हाइड्रोजन, मेरी जो ऑक्सीजन थी उसने मेरा ले लिया इलेक्ट्रॉन, अब मैं क्या करूं, तो वो इससे तो भाग नहीं सकता। तो वो क्या करता है, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और उससे बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद, जैसे कि ये वाला ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल दिस, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाया है, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ बनाया, तो ये आपस में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग बन रही है, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी इज प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉलेजी में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। सपोज दिस इज ड्रग, जब वो ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो वो एल्ब्यूमिन, मतलब कि एल्ब्यूमिन के अलावा दूसरा प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एल्ब्यूमिन होता है वो बहुत अच्छा होता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के लिए, बिकॉज इट कैन बी बाइंड विद द एसिडिक ड्रग एंड द बेसिक ड्रग। इन दोनों ड्रग से ये एल्ब्यूमिन बाइंड कर सकता है। अब इसने एल्ब्यूमिन और ड्रग ने आपस में बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, जितना बना वो ठीक है, जितना नहीं बना वो ऐसे ही ड्रग रह गया। अब हमारी आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है दैट इज लिपोफिलिक नेचर, लिपोफिलिक नेचर है हमारा, तो जो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और जो नहीं होगी वो ड्रग एज इट इज यहीं पे रह जाएगी। ठीक है, अब इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, उसके बाद ड्रग कहाँ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये ड्रग दोबारा से, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इसको कहाँ जाना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ पे क्या है रिसेप्टर्स, वहाँ पे जाके ड्रग को बाइंड करना है। अब एल्ब्यूमिन तो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा कि वो ड्रग के साथ कहेगा जी मैं भी बाइंड हो जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की वैसे ही कमी हो जाएगी, तो कितना एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में होगा, तो जो एल्ब्यूमिन है वो फ्री हो जाना चाहिए बिफोर द रिसेप्टर टू कैरी आउट मोर ड्रग्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ये दोबारा से इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में टूट जाती है और टूटने के बाद जो ड्रग होती है वो जाके इसके साथ बाइंड हो जाएगी रिसेप्टर के साथ, और जो एल्ब्यूमिन है दैट इज इन फ्री फॉर्म। अब इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर रिवर्सिबल होगा तो वो वीक होता है और इजीली जो ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडर वाल फोर्सेस है। इरिवर्सिबल के अंदर कोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बायो आइसोटेरिज्म। बायो आइसोटेरिज्म क्या होता है, जैसे कि आपने आइसोमर्स पढ़ा है ऑर्गेनिक में, आइसोमेरिज्म का मतलब एलिमेंट्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे ही बायो मीन्स इनसाइड द बॉडी,
Isoterism means same electronic configuration, can be have same physical property और same action. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. अब हम इसको अच्छे से समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे. जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. नाइट्रोजन 5, कार्बन 4, ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7. तो दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट. अब हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फ्लोरीन. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7. क्लोरीन के में भी कितने होते हैं? 7. इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इनका जो नेचर है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. अब OH और SH का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर 6 और ये 7, ये 6 और ये 7. तो बायोस्टेरिज्म क्या हो गया? These are compound have the same electronic configuration but have different physical and chemical properties. तो ये दोनों आपस में बायोस्टेरिज्म है, ये भी आपस में क्या है? बायोएसोटेरिज्म है. अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल बायोस्टेरिज्म. क्लासिकल क्या होता है? इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर है, बट नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर नहीं होती हैं. नॉन क्लासिकल क्या होगा? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट सिमिलर बट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. तो यानी कि अगर हमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से चेंज करना है तो हम ये देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चेंज करना चाहते हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से हम OH की जगह SH या SH की जगह हम OH ग्रुप का यूज़ कर सकें. अब जो क्लासिकल है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी. जैसे अगर हम मोनोवैलेंट की बात करें तो इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये ले सकते हैं. अगर हम डाईवैलेंट की बात करेंगे तो OH, CH3, NH2, NH3. और हम ट्राईवैलेंट की बात करते हैं तो साइनाइड C, ट्रिपल बॉन्ड N. देन इज नॉन क्लासिकल. नॉन क्लासिकल का क्या करते हैं हम? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं होती हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनामाइड्स आर द नॉन क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म. तो बाय दिस students we have completed our introduction and physico-chemical properties. Next we will watch in next lectures. Thank you.